नमस्कार बच्चों। तो हम लोग आज यहाँ पर मोल कंसेप्ट का एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। अक्सर बच्चे इस टॉपिक में छोटी छोटी बातों को लेकर कंफ्यूज होते हैं। तो आइए आज हम ऐसे सारे बच्चों का ये छोटा सा भी कंफ्यूजन क्या इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दूर करते हैं। मतलब यहाँ पर आज हम लिमिटिंग रिएजेंट को बहुत आसान शब्दों में सीखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट सीमाकारी अभिकर्मक किन अभिक्रियाओं में मिलता है और हम सीमाकारी अभिकर्मक किसको कहते हैं। फिर मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी दी गई अभिक्रिया के लिए लिमिटिंग रिएजेंट को क्या देखकर ही आइडेंटिफाई करा पाएंगे। ठीक। और एक बार अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट को निकालना सीख गए तो इसके बाद आप उस रिएक्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बड़े आसानी से बता सकते हैं। जैसे उत्पाद का कितना मोल बनेगा, क्रियाकारक का कितना शेष मोल जो एक्सेस रिएजेंट है वो हमें मिलेगा, इत्यादि इससे जुड़ी हुई सारी जो जानकारी है वह भी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक रिएक्शन की बात करते हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है बेटा, जिसमें ए है, जिसमें हमारे पास 2b है, ये रिएक्शन का क्रियाकारक है। और क्रियाकारक अपनी क्रिया कर यहाँ पर क्या एक प्रोडक्ट एक उत्पाद बना रहा है। ठीक है सर। अब हमारा ये जो अभिक्रिया समाप्ति पर सपोज मान लो ए का जो शेष मान है वो कितना बच रहा है बेटा, 0। और बी का शेष मान जो बच रहा है वो एक्स वैल्यू है। तो अभिक्रिया की समाप्ति पर जिस भी क्रियाकारक की मात्रा हमको कितनी मिलेगी, 0, क्या वही क्रियाकारक हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट होगा और जिसका कुछ भी अमाउंट हमारे पास शेष रहेगा क्या वो आधिक्य अभिकर्मक एक्सेस रिएजेंट कहलाएगा। ठीक। तो सर यहाँ से हमने क्या जाना कि कोई भी अभिक्रिया में हम किसको लिमिटिंग रिएजेंट कह रहे हैं, जिसका अभिक्रिया समाप्ति पर मात्रा पूर्ण रूप से खत्म हो जाए अर्थात 0 हो जाए, ऐसा क्रियाकारक लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है सर। ये तो हमने परिभाषा से लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहना ये सीखा। ठीक। अब सर लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट क्या हर जगह लगेगा? नहीं बच्चों, हमें लिमिटिंग रिएजेंट उन अभिक्रियाओं में देखना है जहां एक से अधिक क्रियाकारक दिया गया हो। कोई भी अभिक्रिया जिसके लिए क्रियाकारक एक होगा वहां पर हम लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। ठीक। और दूसरी चीज, हमें लिमिटिंग रिएजेंट उन अभिक्रियाओं के लिए भी लगाना है जो संतुलित हो, क्योंकि संतुलित अभिक्रिया में लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट लगाकर हम बाकी इंफॉर्मेशन को भी बड़े आसानी से बिना पेन चलाए भी ला सकते हैं। तो आइए हम इसकी कुछ बिंदुओं पर बात करते हैं। फिर आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट को ज्ञात करने की, जिससे आप लोग आपके सभी तरह के क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कुछ ही समय में कर पाएंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास कुछ बिंदु दिए गए हैं जिनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर हम अपनी ट्रिक पर बात करेंगे। तो आइए देखें हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है। जब एक से ज्यादा क्रियाकारक की मात्रा प्रश्न में दी गई हो तो सीमाकारी अभिकर्मक सिद्धांत काम में लेते हैं। तो ये बात हम जान चुके हैं। हमें सीमाकारी अभिकर्मक वही सोचना है जहां क्रियाकारक एक से ज्यादा हो। देखें अगली स्टेटमेंट, वह क्रियाकारक जो कि अभिक्रिया की समाप्ति पर पूर्ण रूप से खत्म हो, क्या उसे लिमिटिंग या हम लोग सीमाकारी अभिकर्मक कहेंगे। ठीक है सर। आगे देखते हैं बेटा, वह क्रियाकारक जो कि अभिक्रिया की समाप्ति पर पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता है उसे हम आधिक्य अभिकर्मक कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखें तो सीमाकारी अभिकर्मक के लिए संतुलित अभिक्रिया का होना जरूरी है। तो सर अब ये संतुलित अभिक्रिया हम किसे कहें? तो बेटा वे अभिक्रिया जिसमें हमारा क्रियाकारक और उत्पाद का एटम या नंबर ऑफ एटम के साथ चार्ज बैलेंस्ड हो, ऐसी सारी अभिक्रिया को क्या हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं।
दूसरे शब्दों में कहूं तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा जो भी नंबर ऑफ एटम, जो भी हमारा चार्ज है, इक्वल होना चाहिए हमारे राइट हैंड साइड पर एटम और चार्ज से। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है सर। अब इसको कैसे संतुलित कराया जाए, तो उसके कुछ अपने मेथड होते हैं, जिसमें हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर सकते हैं, गणितीय विधि का यूज कर सकते हैं, और रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर हम ऑक्सीडेशन मेथड, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड, ये सब से क्या एक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। ठीक, अभी हम हिट एंड ट्रायल और गणितीय विधि से ये काम कर लेंगे। तो आइए अब हम अपनी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें, जहां से हम लिमिटिंग रिएजेंट को निकालना और उसकी मदद से रिएक्शन में जो भी चीजें पूछी जाए उसको किस तरीके से आसानी से ज्ञात करें, उन सारे तरीकों को यहां से जाने। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक एक्स मान प्राप्त करना है। ये एक्स मान कहां से आएगा सर, इस तरीके से आएगा, दिए गए क्रियाकारक, दिए गए क्रियाकारक के मान, दिया गया क्रियाकारक का मान। अब सर क्रियाकारक का मान किस किस चीज के रूप में हो सकता है, तो आइए, दिया गया क्रियाकारक का मान बेटा जी हमारे पास तीन चीजों के रूप में हो सकता है। एक तो क्रियाकारक का क्या हो सकता है सर, मोल हो सकता है। ठीक है सर। दूसरा क्या हो सकता है सर, अणुओं की संख्या हो सकती है। और तीसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, तो तीसरा हमारे पास बेटा उस क्रियाकारक का आयतन हो सकता है। तो हमारे पास बेटा जी क्रियाकारक के दिए गए मान के रूप में इन तीनों में से क्या कोई एक चीज हो सकती है। ठीक है सर। अब हम आगे क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर उसी क्रियाकारक जिसका हमें मान ले रखा है, उस क्रियाकारक का रस समीकरण मिति गुणांक ले लेंगे। रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है सर। अब सर यहाँ पर आप एक बार इस रस समीकरण मिति गुणांक को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारे लिए क्या चीजें आसान हो जाएगी। बिल्कुल बेटा जी। इधर देखो, सपोज मैंने ऐसा कहा कि ये 2a 3b और यहाँ पर 4d एक बैलेंस्ड, एक संतुलित अभिक्रिया है। ये क्या है, संतुलित अभिक्रिया। अब बेटा इस संतुलित अभिक्रिया में हमारा जो भी क्रियाकारक का गुणांक आप देख रहे हो, जैसे ए के लिए 2, बी के लिए 3 और इस उत्पाद डी के लिए 4, इसी को बेटा हम क्या रस समीकरण मिति गुणांक पढ़ते हैं। रस समीकरण मिति गुणांक पढ़ा जाता है किसी भी संतुलित अभिक्रिया में उसके क्रियाकारक और उत्पाद के गुणांक को। ठीक सर, एक बार में इस चीज को हमने क्या यहाँ से सीख लिया। अब सीख लिया तो आप इसका यूज भी करके अपने अगला काम भी कर लीजिएगा। अब क्या होगा देखो, तो हमने सभी क्रियाकारक का क्या एक्स पता कर लिया। अब जिसका भी एक्स हमारे पास बेटा जी क्या आएगा, न्यूनतम, जिस भी क्रियाकारक का एक्स वैल्यू न्यूनतम आएगा, क्या वो हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और जिसका हमारे पास न्यूनतम मान नहीं आता है, वो सब हमारा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। मतलब हमें तो एलआर पता करना है, क्योंकि एलआर ही हमारी क्या संपूर्ण अभिक्रिया को क्या संचालित करता है। ठीक है सर। आगे देखें, तो अब एक बार आपने एलआर ज्ञात कर लिया, तो अब आप क्या क्या कर सकते हैं देखेंगे। तो यहां से हम सबसे पहले उत्पाद के बनने वाले सर क्या मोल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, उत्पाद के बनने वाले मोल हम कैसे बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो देखें। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, एलआर का एक्स मान, एलआर का एक्स मान, और इसके साथ बेटा आपको उत्पाद का रस समीकरण मिति का गुणा करना है। उत्पाद का यहाँ पर आपने क्या किया, रस समीकरण मिति का आपने क्या कर दिया, गुणांक का गुणा, तो आपको उत्पाद के मोल मिल गए। अब मोल, भार, आयतन, कणों की संख्या जो पूछेगा आप वो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने उत्पाद के मोल कैसे हमको मिलेंगे अभिक्रिया से, उसको कैसे प्राप्त किया जाएगा उसको निकालना सीख लिया।
ठीक है सर, और क्या क्या हम निकाल सकते हैं? तो यहाँ पर बेटा हम एक और चीज पता कर सकते हैं, और वो क्या है सर? क्रियाकारक का शेष मोल अभिक्रिया के बाद कितना बचा है एक्सेस रिएजेंट के लिए, क्या उसे भी निकाला जा सकता है? कैसे? तो देखें, यहाँ पर हम सबसे पहले क्रियाकारक का प्रारंभिक मोल लेंगे। क्रियाकारक का प्रारंभिक मोल, और इस प्रारंभिक मोल से या जो भी मात्रा दी है उससे हम लोग माइनस करेंगे एलआर का एक्स मान, एलआर का एक्स मान इंटू बेटा जी क्रियाकारक का रस समीकरण मिति गुणांक, क्रियाकारक का रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, ये हम लोग क्या यहाँ करने वाले हैं। तो हमें क्रियाकारक का क्या सर शेष मोल भी मिलेगा। अब शेष मोल मिल जाएगा तो उसका वहां पर भार, आयतन, कणों की संख्या इत्यादि सारी चीजों को भी ज्ञात कराया जा सकता है। तो ये जो तीन मैंने फॉर्मूले लिखे हैं, अगर ये आपने सीख लिए, मान लीजिए आपका लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा हमेशा के लिए क्या तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दिए गए क्रियाकारक का मान जो कि इन सभी चीजों के रूप में दिया जा सकता है, जिससे हमने क्रियाकारक के रस समीकरण मिति गुणांक से भाग देकर क्या ऐसा हर क्रियाकारक का एक्स पता करा, जिसका न्यूनतम वैल्यू है उसे एलआर माना, और उससे हमने बाकी सारी चीजों को कैलकुलेट किया। अब आइए इन सारे फॉर्मूलों की मदद से मैं आपको कोई भी सवाल जो लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेटेड है, बिना पेन चलाए कैसे आप विदिन मिनट में उसको सॉल्व कर सकते हो, आपको यहाँ पर कुछ सवालों के माध्यम से सिखाता हूँ। तो देखें, हम यहाँ पर हमारे पास पहला एक क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पर एक रिएक्शन में 2A + 3B रिएक्शन के बाद हमारा 5C + 6D क्या प्रोडक्ट दे रहा है। अब इस अभिक्रिया के लिए A का 3 मोल तथा B का 4 मोल हमें मिला है, और हमें ये सारे उपरोक्त बिंदु क्या यहाँ से पता करना है। और उसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है वो है सीमाकारी अभिकर्म। तो आइए हम कैसे इन सारी बातों के जवाब जल्द से जल्द हमारे बनाए गए ट्रिक से देते हैं। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखोगे 2A और बेटा यहाँ पर 3B से रिएक्शन पर 5C प्लस क्या बेटा जी 6D, है ना। ठीक है सर, अब हम यहाँ पर बेटा A का मोल कितना दे रखा है, तो सर A का 3 मोल मिला है, और B का बेटा कितना मोल है, 4 मोल। पहला काम x पता करना। x कैसे लाना है, मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकियोमेट्री। इसका स्टाइकियोमेट्री 2 है, तो इसका x वैल्यू यहाँ से हमने पता करा 1.5। अब हम b का x निकालते हैं। b का x के लिए 4 मोल डिवाइडेड बाय, बोलो स्टाइकियोमेट्री कितना है 3, तो यहाँ पर आ गया 1.33। क्या सर b का x न्यूनतम दिख रहा है, तो क्या b हमारे लिए यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा? बिल्कुल, इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, b। इसके हिसाब से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। ये सब कुछ जानकारी अब हमको लाकर देगा। ठीक है सर, पहला देखो हमने क्या सीमाकारी अभिकर्मक पता कर लिया। अब C का बनने वाला मोल, तो देखो C का बनने वाला मोल क्या सर आ चुका है। बनने वाला मोल कैसे सर, हमें कुछ नहीं करना, लिमिटिंग रिएजेंट का सर क्या एक्स वैल्यू उठाना है 1.33। उसके बाद सर क्या करना है, उसके बाद हमको क्या इस सी का स्टाइकोमेट्री लेकर इनटू करना है। तो यहाँ 5, ठीक, यहाँ 15 और एक हमारा कैरी आउट गया, 16 का 6 1, और यहाँ पर आ गया 6.65 मोल। ये हमारा सी का बनने वाला मोल है। ठीक, बहुत आसान सर। इसी तरह अब हम बताएंगे डी का बनने वाला मोल। अब डी का बनने वाला मोल के लिए सर अब आप सारे बच्चे सोचें कि क्या करना होगा, क्या करना होगा कि डी का बनने वाला मोल हम लोग ला सके। तो सर जैसे सी का निकाला वैसे डी का निकालिए। तो एल आर का एक्स वैल्यू क्या है 1.33, इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें, डी के स्टाइकोमेट्री का मतलब 6 का,
और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 7.98 आएगा, जिसको मैं 8 मोल लिख रहा हूं। ठीक सर, बहुत आसान। अब देखें बी का उपयोगी मोल। तो बी का उपयोगी निकालने के लिए बेटा बी का शेष मोल लाएं और बी का शेष मोल से हम इसके उपयोगी मोल को पता कर लेंगे। तो हम शेष मोल के लिए क्या करते हैं, प्रारंभिक मोल। तो बी का प्रारंभिक मोल सर कितना है, 3 माइनस क्या एल आर का एक्स वैल्यू है 1.33 इंटू क्या ए का स्टाइकियोमेट्री कितना है बेटा, यहाँ पर देखें ए का हमारे पास, सॉरी बी का पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम बी के लिए ध्यान से देखें। किसके लिए पूछ रहा है बेटा हमसे, यहाँ पर बी का क्या पूछ रहा है देखें। तो बी का हमारे पास उपयोगी मोल निकालने के लिए हम बी का शेष मोल देखेंगे। तो बी का शेष मोल कैसे निकाला जाए, तो देख बेटा हम इसके शेष मोल के लिए इसका प्रारंभिक मोल देखें तो कितना है बेटा, 4 मोल है ना, माइनस एल आर का एक्स वैल्यू कितना है 1.33, इसका स्टाइकियोमेट्री देख क्या 3 है। अब देखें आप तो इसका जब कैलकुलेशन होगा तो ये क्या 4 के अराउंड आएगा, 4 माइनस 4 0, मतलब बी का शेष मोल कितना है 0। इसका मतलब ये है बी का सारा मोल क्या रिएक्शन में उपयोग में लाया जा चुका है, अर्थात बी वैसे भी क्या लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या उसका कंप्लीट मोल अभिक्रिया में उपयोग हो जाता है, जो कि हम यहाँ देख भी पा रहे हैं। ठीक बेटा जी, आगे देखें ए के शेष मोल। तो ए का शेष मोल कैसे निकाला जाए सर, तो ए का शेष मोल निकालने के लिए ए का प्रारंभिक मोल देखो, ए का प्रारंभिक मोल कितना है सर, यहाँ पर 3 है, और इसका स्टाइकियोमेट्री कितना है बेटा 2, और एल आर का एक्स वैल्यू है 1.33, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या ये 2.66 आएगा। इसको 3 से हम जब माइनस करेंगे तो 0.34 मोल क्या ए का शेष रहेगा, जो कि एक्सेस रिएजेंट है, जो कि हमारा क्या है, एक्सेस रिएजेंट। ठीक, तो हम इस तरीके से तो सर हर चीज को क्या एल आर के एक्स वैल्यू से पता कर सकते हैं, बिल्कुल यही तो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि हम एक बार एल आर का एक्स वैल्यू पता कर लें तो हमारा सारा क्वेश्चन क्या अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। तो आइए देखें कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ एक और क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है निम्न अभिक्रिया के अनुसार जब 5 मोल N2 10 मोल H2 से क्रिया करते हैं तो प्राप्त अमोनिया का भार ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले ना बेटा हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं जहां हमको N2 और किसकी रिएक्शन कराना है, H2 की रिएक्शन पर क्या हमें अमोनिया प्राप्त हो रहा है। ठीक है सर, अब देखें तो हमारा लेफ्ट पर 2 एटम नाइट्रोजन है, इधर 1 है, तो मैं यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करते हुए 2 का मल्टीप्लाई करता हूं। अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन की बात करें तो इधर 6 है, इधर 6 बनाने के लिए 3 से इंटू करता हूं, तो ये हमारा एक बैलेंस्ड रिएक्शन आ चुका है। ठीक है सर, अब आगे हम बाकी जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से हमें मिली है लिख देते हैं। N2 का हमारे पास 5 मोल है, H2 का कितना मोल है, 10 मोल है, जिससे मुझे पता करना है इतने मोलों के लिए अमोनिया का भार कितना मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले मुझे इस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट लाना होगा। अब इसका यहाँ पर बेटा कुछ मान नहीं है, मतलब इसका स्टाइकियोमेट्री 1 मान लूंगा। ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसको क्या एक्स वैल्यू बनाने के लिए 5 मोल को 1 से डिवाइड करता हूं तो इसका एक्स वैल्यू कितना आ गया 5। अब यहाँ पर इसका स्टाइकियोमेट्री क्या 3 है, 3 से डिवाइड करता हूं तो इसका एक्स वैल्यू कितना आ गया बेटा 3.33। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ इसका एक्स न्यूनतम है, इसका एक्स अगर बेटा न्यूनतम है तो क्या ये रिएक्शन का एल आर होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और सर ये रिएक्शन का क्या एक्सेस रिएजेंट ई आर होगा। ठीक, तो सर क्वेश्चन अब तो सॉल्व हो गया, क्योंकि हम अब यहां से अमोनिया का कितना मोल बन रहा है पहले वो निकालेंगे, फिर उसका भार निकालेंगे। तो देखें यहाँ पर अमोनिया का बनने वाला मोल, अमोनिया का बनने वाला मोल हमारे पास देखे बेटा कितना होगा, तो आप यहाँ एल आर का एक्स वैल्यू पुट करिएगा 3.33 इंटू बोलो बेटा
इस प्रोडक्ट का स्टाइकियोमेट्री कितना है 2, तो यहाँ पर 6.66 मोल क्या अमोनिया का फॉर्म हो रहा है। अब हम सब जानते हैं मोल से भार पता करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, तो फॉर्मूला क्या है, भार अपॉन मोलर भार। तो आप सीधा मोल के साथ भार लाने के लिए क्या मोलर भार का इंटू कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, हमारे पास मोल कितना है 6.66 और हमारे पास अमोनिया का मोलर मास कितना है 17 ग्राम। इसका जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 113.3 ग्राम। ठीक, तो हमारे पास जब 5 मोल N2 और 10 मोल क्या होता है H2, तो हमारे पास इस क्रिया पर अमोनिया का मोल कितना और भार कितना क्या हम निकाल चुके हैं। ठीक, आइए और एक जोरदार क्वेश्चन को हम अपने स्ट्रिक से करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है निम्न अभिक्रिया के अनुसार SO3 के निर्माण में यदि 10 मोल O2 के शेष रहते हैं जबकि 8 मोल SO2 के प्रारंभ में लिए गए थे, तो मोलों की संख्या हमको ज्ञात करना है जो O2 का प्रारंभिक होगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या एक तो O2 के वे मोल दिए हैं जो अभिक्रिया के बाद शेष बचे हैं जिनका मान 10 मोल है, SO2 प्रारंभ में 8 मोल लिया गया था और हमको क्या यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रारंभ में कितना मोल होगा ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए हम सबसे पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं SO2 प्लस O2 और यहाँ पर हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है। तो मैं इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हुए यहाँ पर 2 से इंटू कर रहा हूँ। अब 2 सल्फर और 6 एटम क्या मेरे पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अगर हम 2 से इंटू करेंगे तो शायद ये रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है। अब बेटा जी हमको शेष मोल ऑक्सीजन के कितने बोले हैं, तो सर इसका शेष मोल 10 बताया जा रहा है। शेष मोल बता रहा है मतलब ये हम अब बिना क्या x निकाले ही क्या SO2 को Lr कह देंगे। अब सर यहाँ क्यों हम लोग x नहीं पता कर रहे हैं, तो बेटा हमारे पास दोनों के प्रारंभिक मोल नहीं है, तो हम यहाँ x की मदद से अपने मोल बनाए। तो सर यहाँ कैसे करेंगे, तो साफ साफ क्वेश्चन ही तो कह रहा है कि O2 का शेष मोल, जो शेष बच रहा है वो एक्सेस रिएजेंट हो गया और उसके सापेक्ष दूसरा जो कंप्लीटली यहाँ पर खत्म हो रहा है वह लिमिटिंग हो गया। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास SO2 का क्या बेटा 8 मोल था जो कि लिमिटिंग रिएजेंट है, तो पूरा पूरा खर्च हो गया होगा। अब दी गई रिएक्शन से हम क्या इंफॉर्मेशन पता कर लेते हैं कि कौन किससे कितना रिएक्ट कर रहा है। तो हमारे पास बेटा जी 2 मोल SO2 के लिए क्या 1 मोल O2 का लगता है जो हमारी बैलेंस रिएक्शन हमको बता रही है। तो सर हम पहले तो पता कर लेते हैं 1 मोल SO2 के लिए हमारे पास 1/2 मोल क्या O2 का लग रहा होगा। ठीक है सर, तो अब आप देखो एक का आपने पता कर लिया है तो 8 मोल का भी आप पता कर लोगे, तो यहाँ पर 1/2 इंटू क्या बेटा जी 8, तो यहाँ पर 4 मोल O2 क्या वो O2 है जो आपका अब तक खर्च हो चुका है। तो आपके पास खर्च आ चुका है, बचा आ चुका है, तो आप प्रारंभिक मोल O2 के कितने रहे होंगे क्या यहाँ से बता सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रारंभिक मोल के लिए बचा प्लस क्या खर्च बोला जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना मोल है 10 और खर्च कितना है बेटा 4, तो प्रारंभिक मोल O2 का हम लोग कितना बोलेंगे 14। ठीक, तो सर क्या इस तरह से भी क्वेश्चन हमारे को पूछे जाएंगे जिनका हमको इस तरीके से सॉल्यूशन देना है। आइए एक और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास बेटा जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम करा रहे हैं 6.23 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल ऑफ O2 अभिक्रिया कराई जाती है, तो प्राप्त एल्यूमिना का भार हमको यहाँ पूछा जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, एल्यूमिनियम प्लस हमने लिखा O2, रिएक्शन पर हमें मिला Al2O3। ठीक है बेटा, बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ
2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पर एल्यूमिनियम दोनों साइड बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ डिवाइडेड बाय 2। क्लियर एकदम। अब सर हमारे पास एक स्पीसीज का तो मास दे रखा है और दूसरी स्पीसीज का सर हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है। तो अब बताइए हम इसको कैसे लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में निकालें। तो बेटा सबसे पहले क्या मोल निकाला जाएगा, चाहे भार हो चाहे बेटा जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो। तो यहाँ पर हम एल्यूमिनियम का मोल निकाल लेते हैं। तो एल्यूमिनियम का मोल बेटा जी क्या 2.7 ग्राम को 27 से डिवाइड किया तो 0.1 मोल आया। अब यहाँ पर भी n निकालते हैं। तो यहाँ पर एवोगेड्रो संख्या 6.023 से हम इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करते हैं। तो इसका भी हमारे पास 1/10 1/10 और 1/10 मतलब यहाँ पर भी 0.1 मोल आया। दोनों का मोल कितना आया बेटा जी 0.1 0.1। तो सर अब मोल आ गया तो क्या इसका लिमिटिंग रिएजेंट भी आएगा? बिल्कुल आएगा। तो x वैल्यू पता करते हैं 0.1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 0. क्या सर 0.5। ठीक है सर, इसकी बात करें तो यहाँ देखें x 0.1 डिवाइडेड बाय 3/2। अब इसको पलट कर यहाँ पर हमने 0.2 इसका इंटू कराया डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आया 0.066। ठीक, तो सर इसमें छोटा वैल्यू कौन सा है? तो छोटा वैल्यू हमारे पास क्या ये वाले x का वैल्यू है, मतलब हमारे पास क्या यही LR है रिएक्शन का। तो रिएक्शन का LR क्या हो गया बेटा एल्यूमिनियम और ER क्या हो गया O2। अब हम लोग कितना एल्यूमिनियम का मास मिलेगा हम बता सकते हैं। तो पहले एल्यूमिनियम का क्या निकाला जाएगा बेटा यहाँ से मोल। तो सीधा क्या निकाला एल्यूमिना ऑक्साइड का मोल कैसे निकालोगे, LR का x मान 0.05 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका स्टाइकियोमेट्री कितना है बेटा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो इसका मोल कितना आ गया सर 0.05 मोल। ये आ गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोल। पर सर हमसे तो भार पूछा है, तो भार निकालते हैं। भार निकालने के लिए क्या इसके मोल का इसके मोलर मास से हम इंटू करा दें। तो यहाँ पर देखें 0 पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा 0.5 और इसका अगर हम मोलर मास देखें तो यहाँ एल्यूमिनियम का 54 और ऑक्सीजन का देखें तो बेटा 48। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 102 और 102 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 5.1 ग्राम। क्या ये मास आ गया? ठीक है, तो जब हमारे पास 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम का 6.23 इंटू 10 के पावर 22 मॉलिक्यूल O2 से रिएक्शन होगा तब एल्यूमिनियम का कितना भार मिलेगा। तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये सब हमने क्या एक बहुत आसान सरल तरीके से करना सीखा है। आई होप अब आपको कभी भी लिमिटिंग रिएजेंट में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।